आखिर औरत का वह कौन सा अंग हर रात बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्त होने लगती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है उसके घर में सदा माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिससे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत बात हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक का कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपए नहीं था और उसके घर खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। बहुत सी सुनसान रास्ते में चला ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो रामदास उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने रामदास से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब रामदास ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूँ तो मैं क्या करूँ? कितना भी कुछ कर लूँ लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूँ। मेरा क्या छोटा सा डंडा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहाँ आया हूँ। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताना जा रहा हूँ जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्त होने लग जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरत का यह अंग दबाता है, चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताना जा रहा हूँ, इसी ध्यान से सुनना और अपने जीवन इस पर गौर करना। तब रामदास साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बात बता दो। दोस्तों, तभी साधु जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज़्यादा पैदावारी होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जला जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज़्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहती है जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितना भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हो?
राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम किसान उसकी पत्नी घर में है वह हमारे पूरे नगर में रहे। पति पत्नी के बीच हो, इसलिए मैं घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर डग्गी पीट देते हैं और कहते हैं सभी घर रात भर घी का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वह यही काम करती थी, लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान तो सोचता था यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूँगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीज़ें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे। राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर को नज़ारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी घर में दीपक चमकमा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज़्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा की रानी की बात सुनता है तो कहता है कि नहीं, तुम्हारे सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह से कुछ देर चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफ़ी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है कि हम लोगों को झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें। सारा का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इसी बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम किसान को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है कि ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से खेत में नहीं गया था। समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है। किसान से कहता है रात दरबार से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान कहता है बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं बैठ जाऊं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है किसान राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा ज़मीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके लिए राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा राजा जी, मैं अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो। किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहाँ पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा अपने किसान को तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी परीक्षा लेने चाहता ही हूँ।
जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तब पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बुलाना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहाँ पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान घर जाता है और उसके घर में आवाज़ लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, आओ बताओ क्या हुआ, क्या ढिंढोरा पीट रहा है। तो सैनिक ने कहा कि राजा महल से आया है, मुझे रानी ने भेजा है। किसान पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो। तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला, यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी ज़मीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसकी दुगना ज़मीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है, कहती ठीक है, यदि मुझे रानी साहब देगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपनी पति को मार दूंगा। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि अब आपने अपने पति को मार दिया है। तभी किसान पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगा तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और राजा और रानी को स्त्री जात नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर में जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी या दिया बुझाएगी। जिससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलता है कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया। तब उस किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया। सभी सैनिक तुरंत ही किसान घर से दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी को क्रोध से आग बबूला हो जाता है। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बना लेते हैं। इसके लिए अपने सैनिक से कहते हैं, सैनिक जाते हैं कि किसान की पत्नी को बंदी बना कर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है कि ऐसा तुमने क्या किया, तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसे से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तो कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत ख़राब थी, वह मेरे साथ बहुत ख़राब व्यवहार किया करता था। राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था। किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपने उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, यह बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ यह काम करता था। तो किसान की पत्नी बोलती, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने रामदास से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया और औरत का कौन सा अंग दबाने से चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है। तो रामदास ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे भी अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते, अगर अभी समझ नहीं आया तो फिर से आपको बताता हूँ। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह उसके नाक के ऊपर हिस्से को अपनी उंगली को दबाता था। तो जिस मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है
उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उससे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान का पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और अपने एक बात तो जरूर सुनी हुई होगी, औरत माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। यही वजह इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र काम करता है उसका घर में धन से भर जाता है। जो कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।